एक प्रसिद्ध कथन है कि पथ पर चलने से पहले पथिक बाट की पहचान कर ले। यानी कि जिस रास्ते पर आप चलने जा रहे हो उस रास्ते की पहचान जरूर कर लीजिए, अन्यथा रास्ते में होने वाली असुविधाओं से आप कैसे बचेंगे और अपनी मंजिल तक आसानी से कैसे पहुंचेंगे। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एमपीपीएससी उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और मेरा नाम है विक्रमादित्य। और आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो के अंतर्गत आज हम पेपर क्रमांक 4 के पार्ट ए यानी कि दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, फिलॉसफी, साइकोलॉजी एंड पब एड, जिसे आप आमतौर पर एथिक्स के नाम से जानते हैं, उसकी तैयारी के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी है, उन सभी मुद्दों पर हम गहराई से चर्चा करेंगे और आप और मैं मिल करके उस रास्ते को जानने की कोशिश करेंगे जो रास्ता आपको एमपीपीएससी तक लेकर जाता है। रास्ते में क्या क्या आपको सुविधाएं मिलेंगी, कौन कौन सी असुविधाएं हो सकती हैं, उनसे कैसे बचना है, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए अभी हमारा जो यहाँ पर टारगेट है मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई मुद्दा आपके काम का है तो आप वीडियो को पूरा देखें, और आपको लगता है कि आपके काम का नहीं है, आप पहले से परिपक्व हैं, तो आप बैक जा सकते हैं। मतलब ऐसा मैं कोई तंज नहीं कर रहा हूँ, मतलब आपके लिए समय महत्वपूर्ण है क्योंकि आप एमपीपीएससी के एस्पिरेंट हैं और आपके पास समय बहुत कम शेष बचा है। तो ऐसे में एक मेरी जिम्मेदारी बन जाती है, उत्कर्ष एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, एक अकाउंटेबल इंस्टीट्यूट है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो आप तक कैसे भी करके सारी बातों को पहुंचाए कि मुख्य परीक्षा के दौरान कैसे कैसे तैयारी करें। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा के दौरान उत्कर्ष ने निश्चय सीरीज है ना, और साथ ही साथ सर्वज्ञ सीरीज, बहुत सारी सीरीज लॉन्च करके यूट्यूब के माध्यम से विद्यार्थियों का पथ प्रदर्शन किया। परिणाम भी काफ़ी सकारात्मक रहे। तो अब पूरी टीम की एक कोशिश है, उत्कर्ष संस्थान की एक कोशिश है कि विद्यार्थियों तक वो सारी बातें पहुंचा दी जाएं जिन बातों को लेकर विद्यार्थी मुख्य परीक्षा के दौरान परेशानी में रहता है। तो चलिए इस बार मुद्दे जो हैं हमारे आज की वीडियो के, कि एक तो नए पाठ्यक्रम की चुनौती के इसको हम चर्चा करेंगे कि नए कंटेंट कौन कौन सा ऐड हुआ है और पढ़ने का सोर्स क्या क्या रहे। मेन बात ये है ना कि भाई नए टॉपिक को पढ़ने का सोर्स क्या रहे, ऑथेंटिक सोर्स पर बात करेंगे। वो सोर्स जिससे न केवल आप बल्कि सभी शिक्षक गण भी जहाँ से पढ़ते हैं, इवन मैं ये कहूँगा कि उत्कर्ष की कंटेंट टीम ने पूरे एक जहाँ से कंटेंट प्रिपेयर किया है, तो वो सारे सोर्सेज पर हम चर्चा करेंगे ताकि आपके पास प्रमाण पूरा पहुँच सके और आपके भीतर विश्वसनीयता जागृत हो। इसके अलावा बढ़ी हुई शब्द सीमा से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होंगी, जैसे कई सारे विद्यार्थियों को पता भी नहीं होगा कि भाई एमपीपीएससी का जो पेपर क्रमांक 4 है उसे आप पहले 3 घंटे में महज 2400 के आसपास शब्द लिखते थे, 2400। अब आपको शब्द कितना लिखना है, लगभग 4000, 4000 से प्लस भी आपके वर्ड जा सकते हैं। तो वो शब्द सीमा से समस्याएं तो उत्पन्न होंगी। जब 3 घंटे आप पेपर सॉल्व करके देखेंगे ना, तब समझ में आएगा कि समस्या किसे कहते हैं। 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करना अपने आप में चुनौती है। इसके अलावा दार्शनिकों के विचार तथा भगवत गीता को कैसे पढ़ें। आप जानते हैं कि एक पेपर 4 में, जैसे अगर आप किसी एस्पिरेंट से चर्चा करें तो कहेगा कि ये हमसे एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये टॉपिक तो बन जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा फिलॉसफी में दिक्कत होती है। कभी सुकरात समझ में नहीं आता, कभी प्लेटो समझ में नहीं आता, कभी एरिस्टोटल समझ में नहीं आता, अभी सदर्शन ऐड हो गया, संत रविदास को कैसे पढ़ें। और साथ ही साथ एक बड़ी चुनौती इकाई 2 में अभी आपने देखा भगवत गीता है ना, श्रीमद् भगवत गीता, इसे कैसे पढ़ा जाए, क्या पूरी गीता पढ़नी पड़ेगी। तो इन सारे प्रश्नों के जवाब यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। केस स्टडी में फिर परिवर्तन देखने को मिला, तो वो केस स्टडी के परिवर्तन को हम कैसे आत्मसात करें और कैसे उसे स्वीकार करके और केस स्टडी को बेहतर बनाएं। इसके अलावा आंसर राइटिंग कैसे करें, इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। 5-5 मिनट का डिस्कशन होगा, बहुत मुश्किल। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण, भाई समय कम है तो नोट्स फॉर्मेटिंग कैसी हो और रिवीजन कैसे कर पाएंगे। भाई नोट्स बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं, अगर आपने नोट्स अच्छे से नहीं बनाए हैं तो आपको बड़ी दिक्कत होगी, है ना। नोट्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि जब आप मुख्य परीक्षा दे रहे हैं तो बीच में ब्रेक तो है नहीं। तो आज अगर सपोज आप पेपर नंबर 3 देकर आए, कल पेपर नंबर 4 है, तो उस दौरान आपका नोट्स कैसा हो जिससे आप अच्छे से काम कर सकें। ठीक है, चलिए देखें। तो पहला है भाई पेपर नंबर 4 की चुनौती, है ना, नया पाठ्यक्रम जो है उसकी क्या क्या चुनौती देखने को मिल रही है भाई। तो देखो अभी मैं ये बता देता हूँ कि पिछले वर्ष की मैं बात नहीं करूँगा, अभी करंट में क्या सिचुएशन है वो समझिएगा भाई। करंट में सिचुएशन ये देखने को मिल रही है कि जो पेपर नंबर 4 है वो आपके 300 अंक का हो चुका है, जो कि पहले मात्र कितना था, 200 अंकों का। आप जानते हैं कि भाई यहाँ 2 पार्ट बन चुके हैं, एक है आपके सामने पार्ट 1 है ना, पार्ट ए, और एक है पार्ट बी।
अब अगर मैं बात करूं तो पार्ट बी पर मैं अभी बिल्कुल भी चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि यह मेरा विषय नहीं है, तो इस पर चर्चा नहीं करूंगा। इसमें आप भी जानते हैं 5 यूनिट हैं, लेकिन आप इसे केवल उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप समझ रहे हैं, लेकिन इसमें भी कई सारे विषय शामिल हैं। हम चर्चा कर रहे हैं पार्ट ए पर। पार्ट ए की अगर मैं बात करूं तो आप जानते हैं कुल मिलाकर के 5 इकाइयां हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से देखते चलिएगा, मैं लगातार उस पर बोलने की कोशिश करूंगा, आप समझते चलिए। इकाई 1 जो है ना वो आपकी जुड़ी हुई है दर्शन शास्त्र से, ठीक है। इकाई 2 जो है वो आपकी जुड़ी हुई है राष्ट्र जैसे मुद्दों से, ठीक है, राष्ट्र जैसे मुद्दों से जुड़ी हुई है ना। फिर इकाई 3 जो है वो आपकी जुड़ी हुई है मनोविज्ञान से, साइकोलॉजी से जुड़ी हुई है, ठीक है। इकाई 4 जो है वो आपकी जुड़ी हुई है पबएड से, यानी कि लोक प्रशासन से, ठीक है। और जबकि इकाई जो 5 है वो जुड़ी हुई है आपकी केस स्टडी से, यानी कि प्रकरण अध्ययन से, ठीक है। आप देखिए मोटे तौर पर आपको क्या क्या बातें समझनी है भाई। पूरा सिलेबस तो आपको याद करनी है, लेकिन क्या क्या खास बातें समझनी है भाई। दर्शन शास्त्र में इतना मान के चलिएगा कि कुल मिलाकर के आपके सामने 22 तो थिंकर्स हैं, 22 तो विचारक हैं आपके सामने, और प्लस करके एक और है आपके सामने षड दर्शन। अब षड दर्शन में भी आप जानते हैं कुल मिलाकर के 1, 2, 3, 4, 5 और 6, कुल मिलाकर के 6 फिलॉसफी हैं, यानी सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। भाई सबसे पहले तो हम चुनौती की बात कर रहे हैं, समाधान की बात करेंगे। तो एक बड़ा चैलेंज आप देख रहे हैं कि दर्शन शास्त्र में, यानी कि इकाई 1 में कुल मिलाकर के आपके सामने 28 दर्शन है, 28 फिलॉसफी हैं। और मैं आपको ये क्लियरली बता दूं कि दुनिया में कोई ऐसा बुद्धिजीवी व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो एक व्यक्ति की फिलॉसफी को 4 घंटे से पहले समाप्त कर दे। अगर आप देखेंगे कि लगभग बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि 4 घंटे में आप ये मान के चलिए कि लगभग 116 घंटे तो आपके एक ही इकाई पे खर्च हो जाएंगे, अगर आप विस्तार से पढ़ने के लिए गए तो। आप समझिए, आपको दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ना है, अम्बेडकर जी को पढ़ना है, सावित्रीबाई फुले को पढ़ना है, राजा राम मोहन राय को पढ़ना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगी संत रविदास में, दिक्कत होगी भर्तरी में, और ऐसे तमाम प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने भर्तरी के दर्शन के नाम पर सिर्फ भर्तरी की कहानी दे दी। कहाँ पैदा हुए, माता कौन थी, पिता कौन थे, पत्नी कौन थी। पीएससी ये पूछेगा, पीएससी ये पूछेगा कि भर्तरी का नीति विषयक दृष्टिकोण बताइए, एथिकल कॉन्सेप्ट उनके क्या हैं। संत रविदास का जन्म नहीं पूछना है आपको पीएससी से, मतलब अगर पूछेगा भी तो 2 नंबर पूछ लेगा, लेकिन संत रविदास के जाति संबंधी विचार बताना है। संत रविदास ने आडंबरों का विरोध किस प्रकार से किया, गुरु नानक देव ने एक ईश्वरवाद किस प्रकार से समझाया, और उसके लिए श्लोक याद करने पड़ेंगे, उनके दोहे याद करने पड़ेंगे। फिलॉसफी पढ़ना उतना भी आसान नहीं है जितना कई जगह पर कई कोचिंग इंस्टीट्यूट की किताबों में छपकर आ गया। भाई 28 विचारक है। मैंने एक इंस्टीट्यूट देखा, बोले पता चला कि षड दर्शन जो है वो महज 1-2 पेज में ही समेट दिया। बड़ी दिक्कत वाली बात है। बस षड दर्शन जैसे एक गूढ़ विषय को आप 2 पेज में कैसे समेट सकते हैं। अब षड दर्शन के क्वेश्चन अभी आपने इस बार देखा था, मेंस के नोट्स में 2 पेज में षड दर्शन समेट दिया। अब मेंस के कोर्स में भी अगर 2 पेज में आप षड दर्शन को समेट देंगे तो आप खुद जरा सोचिए कि स्थिति किस प्रकार की बनेगी। अभी प्री का क्वेश्चन नहीं बनेगा, मेंस का छोड़िए। तो आप समझिए, मतलब आपको करीब 4-4 घंटे आपको खर्च करना है, और 4-4 घंटे भी खर्च करेंगे तो 116 घंटे आपको इसी में लग जाने हैं। पर कैसे करना है वो मैं आपको तरीका बताऊंगा, आप बेफिक्र रहें। दूसरा जो टॉपिक है, इसमें कुल मिलाकर के 5 टॉपिक हैं। एक तो है आपके सामने राष्ट्र की अवधारणा, शक्ति और घटक। फिर है आपका राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय चरित्र, देखो बड़े कठिन टॉपिक हैं। फिर है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा संचालन, भाई 3 टॉपिक ये हो गए, सुरक्षा संचालन। चौथे नंबर पे जो टॉपिक मिलेगा वो मिलेगा आपको मूल नैतिक अवधारणाएं, मूल नैतिक अवधारणाएं, शुभ सद्गुण, अहिंसा, उत्तरदायित्व। और 5वें नंबर पे जो टॉपिक मिलेगा वो मिलेगा श्रीमद् भगवद गीता। अब समझिए भाई, भगवद गीता अकेली इकाई नहीं है। 6 पेपर, 6 में से पेपर नंबर 4, और पेपर नंबर 4 के भी 2 पार्ट, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 5 इकाइयां, और उन 5 इकाइयों में से एक इकाई 2, और इकाई 2 के 5 सब टॉपिक, और उनमें से एक है आपको भगवद गीता। बात समझ रहे हैं, मतलब कितना बड़ा सिलेबस हो चुका है। इकाई 2, इकाई 3 में जब जाओगे तो यहाँ पर आपको एक टॉपिक मिलेगा मनोवृत्ति वाला, बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब अकेला मनोवृत्ति नहीं लिखा हुआ, बहुत कुछ वहां पर लिखा हुआ है। एक टॉपिक मिलेगा एटीट्यूड के बाद एप्टीट्यूड, अभिक्षमता। एक मिलेगा इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि सामवेगिक बुद्धि। एक मिलेगा व्यक्तिगत भिन्नताएं, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस। और एक मिलेगा आपको मनोविकार और मनोचिकित्सा।
मनोविकार और मनोचिकित्सा। आप बेफिक्र रहें, पूरा सिलेबस अभी आगे प्रिंटेड फॉर्म में भी आपको, मतलब स्लाइड के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, तो आपको मैं और अच्छे से बता दूंगा। और लोक प्रशासन आपको मैं बता देता हूँ, पिछले वर्ष के सिलेबस की जो इकाई 3 और इकाई 4 थी, दोनों इकाइयों को मिला करके अभी इकाई नंबर 4 बना दी। मतलब पिछले वर्ष की इकाई 3 और इकाई 4 दोनों को मिलाकर इस बार इकाई 4 बना दिया, और उसमें भी 4 शब्द जोड़ दिए। कर्तव्य परायणता, मूल्यबोध, तकनीकी एवं मूल्य, और मानव व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्व। यानी पुराने समय की इकाई 3, इकाई 4 प्लस कुछ और शब्द, उनको जोड़कर इकाई 4 बना दी, और फिर है केस स्टडी। तो भाई ऐसा है कि नए पाठ्यक्रम की चुनौती तो है। तो चुनौती इस बात की, पहली चुनौती तो ये कि कंटेंट कैसे पूरा हो, कंटेंट मिले कहाँ से, प्राप्ति कहाँ से हो। दूसरा चैलेंज ये कि जो भाई सिलेबस है, क्या उसे कम समय में पूरा करना पॉसिबल है, एक चुनौती ये। तीसरा ये कि अगर सिलेबस पूरा कर लेंगे तो उसमें नोट्स कैसे बनाएंगे, भाई इतना बड़ा सिलेबस है, नोट्स कैसे बनाएं, और उससे भी ज़्यादा जरूरी चीज़, चीज़ें याद कैसे रखें। भाई बहुत बड़े चैलेंज है। तो चैलेंज को तो हमने स्वीकार कर लिया भाई, ऐसा नहीं, मना नहीं करेंगे, आंखें बंद करने से अंधकार नहीं होता। हमें पता है कि चैलेंज तो है। अब जब चैलेंज बड़ा है तो योजना भी बड़ी होनी चाहिए। अब योजना किस तरीके होगी समझते हैं। अब देखिए ये पूरा सिलेबस आपके सामने बता दिया। देखिए भारतीय शरद दर्शन, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, आप चाहें तो एक बार देख लेते हैं, मैं उस पर ज़्यादा समय खराब नहीं करूँगा, आप देख लीजिए भाई, ये पूरा सिलेबस है, ठीक है। और आपको लगता है तो मैं बस इतना बता देता हूँ कि कौन कौन सा कंटेंट आपको पहले पढ़ना है जो नया आया है। तो देखिए भाई, इधर से भारतीय शरद दर्शन, ये पूरा नया आया है, ठीक है, नया ऐड हुआ, मतलब पिछले वर्ष का कंटेंट आप यूज नहीं कर सकते। इधर से राजा भर्तरी, इधर से अगर देखा जाए तो गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास, संत रविदास, इनको ये नए ऐड हुए हैं। इसके अलावा देखें तो अहिल्याबाई होलकर, ये नई ऐड हुई हैं, ठीक है। इधर से अगर देखें दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, महर्षि अरविंद, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और दीनदयाल उपाध्याय जी, ये दोनों नए ऐड हुए हैं, ठीक है। तो इनका नया कंटेंट है, उत्कर्ष पर एवीडी में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहना, हो सके तो बुक परचेज कर लेना, मतलब दबाव नहीं है मेरी तरफ से, मतलब ऐसा है कि आपको अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, क्योंकि कंटेंट टीचर और कंटेंट टीम के पूरे सहयोग के बिना कंटेंट नहीं बनता, समझ रहे हैं। बहुत अच्छे से पूरा आप ये मान के चलिए, अच्छे से रिसर्च करके और तब जाकर के कंटेंट प्रिपेयर किया जाता है ना। चलिए, इसके अलावा इकाई 2 मैंने सीधा लिख दिया, पूरी नहीं है, कुछ भी पुराना नहीं है इसमें। ये देखिए, राष्ट्र की अवधारणा, शक्ति एवं घटक, सुरक्षा हित चरित्र, फिर है आपके सामने राष्ट्रीय सुरक्षा संचालन, सशस्त्र सैन्य बल, गुप्तचर एजेंसियां वगैरह, फिर मूल नैतिक अवधारणा, शुभ सद्गुण, अहिंसा, उत्तरदायित्व, और फिर आप देखेंगे भगवत गीता के नीति शास्त्र एवं प्रशासन में उसकी भूमिका। ध्यान दीजिएगा, ये जो टॉपिक है ना, इसका वीडियो आप ये मान के चलिएगा कि बहुत ही जल्द यूट्यूब पर आपको देखने को मिल जाएगा। हो सकता है आप वीडियो देख रहे हैं उस समय आ भी गया हो, नहीं आया होगा, तो ये मान लीजिए बमुश्किल 5 दिनों के भीतर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। कंप्लीट भगवत गीता का नीति शास्त्र है ना, काफ़ी कठिन टॉपिक है, पर बहुत सरल करके मैं खुद इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मतलब मैं उसको लगभग 50% में रिकॉर्ड कर दिया, फाइनल रिकॉर्ड करके, और आप तक मैं उसको जल्द से जल्द पहुँचा देता हूँ, ठीक है। तो भगवत गीता का नीति शास्त्र, उसकी भूमिका। और ध्यान दीजिएगा भाई, जो 26 तारीख से संभव सीरीज लॉन्च हो रही है, उस सीरीज के साथ में जुड़े रहें। वहाँ लाइव क्लास चलेंगी और सिर्फ मेंस ओरिएंटेड टॉपिक होंगे। हर विषय के जितने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जितना हो सकता है 70 दिनों में करवा सकता है कोई भी टीचर, तो उतने टॉपिक उत्कर्ष इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर लेकर आए, जो मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हो रहा है। मेंस के टॉपिक कोई ऑनलाइन नहीं लाता। मेंस आप जानते हैं कि विद्यार्थी जो है बड़ा गुणवत्ता वाला होता है, उतनी आसानी से वो संतुष्ट नहीं होगा, पर चूंकि ये ट्रांसपेरेंसी बहुत है यूट्यूब के माध्यम से, इसलिए उत्कर्ष अपनी पूरी टीम के साथ, अपनी टीम सभी विद्यार्थियों को दिखाना भी चाहता है कि देखिए भाई, टीम देखें, सशक्त टीम है। इतने सारे शिक्षक मुझे नहीं लगता भी मध्य प्रदेश के किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर होंगे भी सुयोग्य शिक्षक। इकाई 3 मनोवृत्ति, विषय वस्तु, तत्व, प्रकार, पुराना सिलेबस है भाई, तो कोई इसमें स्ट्रेस वाली बात नहीं है, पूरा पुराना सिलेबस है। अब इधर से नया क्या ऐड हुआ है, तो नया ऐड पूरा ये हुआ है। आप जरा देखो ना भाई, इकाई 1 में 17 विचारक की जगह अब शरद दर्शन समेत 28 विचारक हो गए। मैं शरद दर्शन को मैं 6 काउंट कर रहा हूँ। इकाई 2 पूरी नहीं है, और इकाई 3 में भी आपने ये शब्द ऐड कर दिया, मनोविकार और मनोचिकित्सा। इसके लिए पूरी 11th और 12th क्लास की साइकोलॉजी की बुक पढ़नी पड़ रही है विद्यार्थियों को। इकाई 4, इसमें अगर देखें तो नया क्या ऐड हुआ है, मानव व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्व, ये पूरा ऐड हुआ है नया। बस
मानवीय आवश्यकता अभिप्रेरणा पहले से सिलेबस में शामिल है, क्वेश्चन नहीं आया ये बात अलग है, पर सिलेबस में शामिल है। तो देखा आपने कि कितना सब कुछ नया ऐड हो गया। अब भाई इतना बड़ा चैलेंज है, लेकिन मुद्दे की बात है कि चुनौती तो बहुत हो गई, लेकिन अब सोर्स कौन कौन से रहे पढ़ने के लिए। सोर्स एक बार मैं बता रहा हूँ, बार बार उनको बदलना मत। देखिए सोर्स सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से, देखिए विद गारंटी बोल रहा हूँ, उत्कर्ष की बुक पढ़ लेना, उत्कर्ष की किताब पढ़ लेना भाई एथिक्स की, है ना। और अगर लगे आपको कुछ कमियां हैं तो मेरे पास लेकर के आइए, उत्कर्ष लेकर के आइए। मैं गारंटी लेता हूं कि अभी तक अपने इंदौर शहर में, मध्य प्रदेश में जितनी किताबें आ रही हैं उन सभी किताबों में सर्वश्रेष्ठ पुस्तक ये रहेगी। लेकिन बावजूद उसके मेरा काम है कि अदर सोर्सेज में और बताऊं, ताकि अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगता है उत्कर्ष की बुक हम क्यों खरीदें, कहीं ऐसा तो नहीं कि विक्रम सर उत्कर्ष की बुक ही बिकवाना चाह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं बुक ज़्यादा बिकेगी तो सर को पैसा ज़्यादा मिल जाएगा, ऐसा कुछ आप सोचें तो उसके लिए मैं कुछ और सोर्सेज भी बता देता हूँ। अगर आपको लगे कि उत्कर्ष की बुक नहीं लेना है, हमने कसम खा रखी है, तो इसके अलावा और क्या बेहतर कंटेंट हो सकता है, समझिए। इकाई 1 में पूरी कोशिश करो, इकाई 1 में जो नया टॉपिक आया है तो इसके लिए अगर पढ़ना है आपको तो हरेंद्र प्रसाद सिन्हा नाम की बुक पढ़ लेना, ठीक है। टीचर यहीं से पढ़ते हैं सभी, मतलब इंक्लूडिंग मी, मैंने भी यहीं से पढ़ा है। हरेंद्र प्रसाद सिन्हा जी की किताब है भारतीय दर्शन की, इसको पढ़ लेना, ठीक है, इसको पढ़ लेना। बाकी सभी जो फिलॉसफी है वो आसानी से अवेलेबल है, मेन परेशानी आपको शरद दर्शन आदि में आएगी, इसे पढ़ लेना हरेंद्र प्रसाद सिन्हा। पर अभी जो सामने मेंस है उसके लिए नहीं पढ़ पाओगे, थोड़ा टाइम लगेगा उसको पढ़ने में, इसलिए उत्कर्ष की बुक पढ़ लेंगे तो वो चीज़ें आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी। इकाई 2 में अगर आपको पढ़ना है, इकाई 2 में अगर मैं ऑथेंटिक सोर्स की बात करूं तो ऑथेंटिक सोर्स तो आपको मिलता है बीए की किताबों में, बीए जो पॉलिटिकल साइंस की किताब है वहाँ पर आपको जानकारी मिल जाती है। और भगवत गीता तो गीता से ही पढ़ना पड़ेगा, आप समझ रहे हैं। अगर डिटेल में पढ़ना है तो अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हो तो 24 को टारगेट कर रहे हो तो भाई जो कंसाइज किया हुआ छांटा हुआ जो माल है वो उत्कर्ष की बुक में आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। इकाई 3 की अगर बात करें तो इकाई 3 आप जानते हैं, कोई भी मनोविज्ञान की बुक ले लें, ओल्ड कोई भी बुक ले सकते हैं आप, कोई भी नोट्स ले लीजिए किसी भी कोचिंग का, सबने भर भर के दिया है, कोई दिक्कत नहीं, सबका अच्छा है, किसका बुरा बोलें, है ना। मनोवृत्ति, अभिक्षमता, सांवेगिक बुद्धि, व्यक्ति भिन्नताएं, अरे भाई जो टॉपिक 2014 से आ रहा है तो वो सभी ने कॉपी पेस्ट करने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता। लेकिन मूल रूप से पढ़ना है तो मैं ये कहूँगा 11th और 12th क्लास की जो NCERT है उसको पढ़ सकते हैं आप, साइकोलॉजी की जो बुक है उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मतलब इकाई 3 के नोट्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है शरद दर्शन बनाना, बड़ी बात है इकाई 2 के नोट्स बनाना, जिनके सोर्स उत्कर्ष में आपको आराम से मिल जाएंगे। इसके अलावा इकाई 4 भी कॉमन है भाई, मैं इसमें कुछ भी नहीं बताना चाहूँगा नए सिरे से, और इकाई 5 का कंटेंट भी कॉमन है, ये तो कहीं भी मिल जाएगा, आप कोई भी बुक पढ़ लेते हैं उठाकर सबसे काम बन जाएगा। उत्कर्ष की बुक रिलीज में बस एक क्वालिटी है, मैंने आपको कहा कि जो क्वालिटी सबसे अलग बनाती है अपडेटेड होना। सारे क्वेश्चन 2014 से लेकर 2023 तक कैसे आए हैं, सब हर टॉपिक के बाद। सपोज भगवत गीता है तो भगवत गीता अगर MP में नहीं आई है तो उत्कर्ष की बुकलेट में पीछे की ओर क्लियर लिख करके दे दिया क्या कि भाई CGPSC 2018, CGPSC 2021, अरे भाई मध्य प्रदेश में नहीं आया तो RAS में आया है, CGPSC में आया है, तो वो क्वेश्चन का प्रारूप आपको देखने को मिल जाता है। तो सोर्सेज की ज़्यादा दिक्कत मत लेना, सोर्स जो भी आप पकड़ लिए उसको बना करके रखिएगा। उसमें मैं तो ये कहूँगा भाई, मैं एक शिक्षक होने के नाते और ख़ास तौर पर आप सभी का एक साथी होने के नाते और उससे भी खास तौर पर अगर मैं देखूं तो आप विद्यार्थी हैं मुख्य परीक्षा के, तो आपको बातों में नहीं लिया जा सकता। आप सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं आप में समझदारी है, जो मैं बताऊंगा उससे आप समझ जाएंगे कि वो बात सही है या गलत है। तो उत्कर्ष की बुक मैं अभी भी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छी किताब साबित हो सकती है। बढ़ी हुई शब्द सीमा से उत्पन्न समस्याएं, अब बढ़ी हुई शब्द सीमा से समस्याएं उत्पन्न कैसे हुई भाई, क्योंकि 2024 में अब आपको लिखने पड़ेंगे, 2024 से अब आपको लिखने पड़ेंगे लगभग 4000 वर्ड्स, बोले 4000 शब्द लिखने पड़ेंगे। ये आपको कैसे पता चला, अभी बताते हैं भाई कैसे पता चला। 2023 तक आपको लिखने पड़ते थे मात्र कितने, 2400 शब्द। अब जरा सोचिए 1600 शब्दों का इंक्रीमेंट हो गया, लगभग 16 पेज आपको ज़्यादा लिखने पड़ रहे हैं। ऐसा आपने कैसे तय कर दिया, तो देखिए तय कैसे कर दिया, तो इस बात को भी समझिए। ये तय ऐसे कर दिया कि भाई जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, है ना, तो आप देखिए, चलिए मैं यूनिट वाइज बता देता हूं। जैसे यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, यूनिट 4 है, यूनिट 5 है।
यूनिट 1 में अगर बात करूं, आप सब जानते हैं कि हर इकाई से 30 अंक का आना है, और हर इकाई से अगर 30 अंक का आना है तो आप जानते हैं कि 2 अंक वाले अगर हम बात करें, देखिए 2 अंक वाले क्वेश्चन बनना है आपके, प्लस आपके अंक बनना है 7 मार्कर, और प्लस आपका अंक बनना है 11 मार्कर। ठीक है, अब 11 मार्कर का जो क्वेश्चन है वो केवल और केवल कितना आना है, हर इकाई से एक क्वेश्चन आना है। ठीक है, एक यहाँ से आना 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 है, क्योंकि देखिए इकाई नंबर जो 5 है वो तो पूरी केस स्टडी की है, और केस स्टडी आपकी अब कितने नंबर की, पहले 2 केस स्टडी आती थी 20 और 20 नंबर की, अब 18 नंबर की केस स्टडी आनी है, अब 18 नंबर की केस स्टडी आनी है। इधर देखेंगे तो हम एक 11 मार्कर इसका आएगा, एक 11 मार्कर इसका आएगा, और एक 11 मार्कर इसका आएगा, है ना। अब थोड़ा ध्यान देते चलना। और एक इकाई कितने नंबर की, अब माफ़ करिएगा, अगर हम यहाँ पर देखें तो टोटल मिलाकर 150 नंबर का काम है। अब 150 नंबर में से आपने देख लिया कि 18 नंबर की केस स्टडी हो गई, तो अब बाकी क्वेश्चन तो यहाँ से बनने हैं आपके। अब बाकी क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे तो देखिए भाई, है ना। तो 2 मार्कर क्वेश्चन, 7 मार्कर क्वेश्चन, 11 मार्कर क्वेश्चन, 3 पैटर्न के आपके क्वेश्चन बनने हैं, है ना। तो देखिए 2 मार्कर इकाई 1 से भी आएंगे, 2 से भी आएंगे, और 3 से भी आएंगे, और 4 से भी आएंगे। 7 मार्कर इकाई 1 से भी आएगा, 2 से भी आएगा, 3 से भी आएगा, और 4 से भी आएगा। अब आएंगे कितने कितने, तो इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि कितने कितने प्रश्न आपके आएंगे। तो देखो भाई किस तरीके से बनेगा पेपर डिजाइन इस तरीके से होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मिलेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय। अब अति लघुत्तरीय प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है भाई, मिल जाएंगे, मान लिया हमने। अब कितने क्वेश्चन मिलेंगे तो ध्यान दीजिएगा भाई, टोटल मिला करके आपको क्वेश्चन मिलेंगे 16, ठीक है। 16 प्रश्न आपको मिल गए, है ना। अब ध्यान देना, अब 16 प्रश्न मिल गए आपको, यानी कि एक इकाई से आपको कितने क्वेश्चन मिल गए, एक इकाई से कितने क्वेश्चन मिल चुके हैं आपको, आइडिया लग गया होगा, है ना भाई। देखो 4 4 4 और 4, है ना, तो 16 क्वेश्चन हो गए आपके। अब 16 हो गए हैं आपके सामने प्रश्न, 2 अंक का एक प्रश्न है, यानी 32 नंबर की ये यूनिट हो गई। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 पर जब जाओगे तो यहाँ मिलेंगे आपको लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। और लघुत्तरीय प्रश्न आपको कितने मिल जाएंगे, लघुत्तरीय प्रश्न मिल जाएंगे आपको 7 × 8 = 56 नंबर की ये यूनिट हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मिलेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की अगर हम बात करें, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको कितने मिलेंगे, 11 इंटू, है ना, मतलब 11 मार्कर क्वेश्चन कितने मिलेंगे, 4, तो कितने हो गए आपके सामने 44, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मिलेगी केस स्टडी, मतलब टोटल मिला करके 4 क्वेश्चन आएंगे, केस स्टडी मिलेगी, वो भी कितने नंबर की, 18। अब 18 नंबर की केस स्टडी है, अब उम्मीद क्या है वो देखेंगे भाई, या तो 6 नंबर के 3 आएंगे, या 3 नंबर के 6 आएंगे, क्या आता है वो देखा जाएगा। ये तो भाई बात हो गई। देखिए आप काउंट कर लीजिए, अब काउंट कर लीजिए, देखो भाई 32 + 18 कितने हो गए, 50 तो ये हो गए आपके सामने, और इसके बाद में ये हो गए आपके सामने 94 और 56, ये बन के टोटल मिलाकर 150 हो गया भाई माफ, 150 नंबर। ये पहले पोर्शन की बात हो रही है। रही बात शब्दों की, तो आपको पता होगा कि भाई जो कुल मिला करके, है ना, चलिए मैं इस चीज़ को थोड़ा व्यवस्थित लिख देता हूँ, मुझे 2 यहाँ लिख देता हूँ, और मैं, है ना, ताकि वो एक जैसी सिमिलरिटी रहे। 2 × 16 कर दिया मैंने, क्योंकि आप समझ गए होंगे मार्किंग मैंने पहले लिखी है। अब थोड़ा इस पर ध्यान देना। 2 मार्कर जो क्वेश्चन है उसे लिखना है 20 वर्ड्स में, 20 शब्द में लिखना है। 7 मार्कर जो क्वेश्चन है उसे आपको लिखना है कितने में, 60 शब्दों में, ठीक है। और 11 मार्कर जो क्वेश्चन है उसे आपको लिखना है 200 शब्दों में। अब एक अनुमान लगाना कि जो 20 शब्द वाला जो प्रश्न है, एक क्वेश्चन कितने आने हैं, 16 प्रश्न आना है। अब 16 प्रश्न अगर आना है तो 16 दूनी 32, यानी कि 320 शब्द आपको यहाँ खर्च करना है मिनिमम। ये कितने क्वेश्चन आने हैं भाई आपके, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा 7 × 8, यानी कि 560 वर्ड्स आपको यहाँ खर्च करना है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 800 वर्ड्स आपको यहाँ पर खर्च करना है, ध्यान देना। और साथ ही साथ मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम 3 क्वेश्चन भी अगर यहाँ पर आए तो मिनिमम 300 शब्दों की केस स्टडी आएगी। अब काउंट कीजिएगा, 1100 शब्द ये हो गए, 1100 शब्द ये हो गए। और साथ ही साथ में अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए 600 मान लूँ, इसको 300 मान लूँ, तो 900 हो गए।
टोटल मिलाकर के 2000 शब्द तो आपके सामने ही आ गए लगभग। अब समझिए, अब आप बोलेंगे सर आपने तो बोला 4000 लिखना है। अरे भैया ये तो बात हो रही है केवल और केवल पार्ट ए की, बात समझ रहे हैं। पेपर नंबर 4 के 2 पार्ट हैं। पार्ट ए का पैटर्न ये रहेगा। अब पार्ट ए का पैटर्न अगर ये है तो आप अनुमान लगाइए पार्ट बी का भी लगभग ऐसा ही है। लगभग क्या मतलब पूरा ही ऐसा है। तो आप सोचिए 4000 शब्द आपको लिखना है, समस्या बहुत बड़ी है ना। अब इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे, इस समस्या का समाधान भी मैं आपको अभी बताता हूँ कि कैसे समाधान होगा। एक और मुद्दा, दार्शनिकों के विचार तथा भगवत गीता को कैसे समझा जाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि दार्शनिकों को जब समझो तो क्या नहीं करना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नहीं मतलब ये कोशिश करिएगा उनके जीवन को, उनकी कहानी को, उनकी डेट ऑफ बर्थ को, उनके माता पिता को, ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन सबको अवॉइड करना, सीधा ख़त्म करना इनका काम। भैया मैं बात कर रहा हूँ जो विद्यार्थी 2024 का मेंस लिखने जा रहे हैं, ठीक है। ये जो दार्शनिक है ना, इनके ना एक एक विचार को समझना। विचार मतलब कि कौन सा विचार है, किस लिए जाना जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान के चलिएगा कि आप बौद्ध दर्शन पढ़ने बैठे, बौद्ध दर्शन अगर पढ़ने बैठे तो अष्टांग मार्ग जो है ना उसकी आत्मा है। शंकर को पढ़ने बैठे तो ध्यान दीजिएगा सिर्फ ब्रह्म सिद्धांत पढ़ लेंगे काम बन जाएगा। अगर मान के चलिएगा आप पढ़ने बैठे अरविंदो को, तो अरविंदो को जब पढ़ने बैठेंगे तो आप अरविंदो क्रांतिकारी थे इस बात को छोड़ो, महर्षि अरविंद को पढ़ते समय पर आप एक तो जानिएगा महामानव को, सुपरमैन थ्योरी को जानिए, आप अति मानव थ्योरी को जानिएगा, महामानव थ्योरी को जानिए, अति मानव की थ्योरी को जानिए, और साथ साथ में सर्वांग योग सिद्धांत पढ़िए। अगर मान के चलिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर पर बैठकर पढ़ रहे हैं आप, तो रविन्द्रनाथ टैगोर पर पढ़ने से पहले आप सिर्फ मानवतावाद को पढ़ें, मानवतावाद को पढ़ें सिर्फ। अब रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान की रचना की, उनके शिष्य कौन थे, है ना, और वो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मानवतावाद को उठाइए वहाँ से। हर एक विचारक का एक की पॉइंट है जिसे पढ़ना पड़ता है। विवेकानंद को अगर पढ़ने बैठे तो भाई विवेकानंद में 2 चीज़ें पढ़नी, एक तो भाई शिकागो में क्या किया तो उस बात को जानो अच्छे से, शिकागो धर्म संसद की वर्तमान प्रासंगिकता, पहले भी MPPSC पूछ चुका है। इसके अलावा विवेकानंद में और क्या, तो आपको पढ़ना है नव्य वेदांत, नियो वेदांत। भाई केवल आप क्या करने की कोशिश करें, आप बैकग्राउंड पर मत जाएं ज़्यादा, कौन कहाँ पैदा हुआ, कहाँ शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी, ये नहीं। अगर प्लेटो को पढ़ने बैठे हैं, अरस्तु को पढ़ने बैठे हैं और सुकरात को प्लेटे पढ़ने बैठे हैं, तो राजनीतिक विचार ना पढ़ें आप, सिर्फ क्या पढ़ें उनके दार्शनिक विचार। आकार एवं द्रव्य का सिद्धांत उसको पढ़ें, आकार एवं द्रव्य का सिद्धांत पढ़ें, समझ रहे हैं। सुकरात को पढ़ने बैठे हैं तो सुकरात की जो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट जो दिया था, अगर मैं बात करूं तो ज्ञान ही एकमात्र सद्गुण है, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िएगा सुकरात। और फिर बाद में जब प्लेटो पर जाओगे, अरस्तु पर जाओगे, तो आकार एवं द्रव्य के सिद्धांत पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सद्गुण संबंधी विचारों को देखिएगा, जो एक एक 2 की पॉइंट है वो देखें। अब ये बनेगा कहाँ से भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देखो। बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखें। अब आप बोलेंगे सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी सीमाएं हैं। अरे भाई भगवत गीता है तो क्यों नहीं मिलेंगे क्वेश्चन। CGPSC देखो, RAS देखो, भाई सोर्स तो अच्छे लो। अगर ये सब सोर्स आपको एक जगह पर चाहिए तो मैं कहूँगा उत्कर्ष की किताब या उत्कर्ष का नोट्स या उत्कर्ष के आपके मिलने वाले जो मित्र हैं उनसे नोट्स ले लीजिए। भाई एक और आइडिया मैंने आपको बता दिया, आप कौन सा मानते हैं, वो तो लेना होगा तो आप उनसे ले भी लेंगे। और जब पढ़ने बैठेंगे तो भगवत गीता में सिर्फ 4 कॉन्सेप्ट मैं अभी खुले मन से बोल दे रहा हूँ। निष्काम कर्म ये पढ़ लो आप, स्थित प्रज्ञ, समत्व योग, स्वधर्म, ये 4 कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिए ना तो काम बन जाएगा। और एक योग, बस 5 कॉन्सेप्ट। अब आप भगवत गीता में मान लीजिए ईश्वर है, आत्मा है। अच्छा मैं YouTube पर वीडियो में लेकर आ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से, पर अगर समत्व योग, निष्काम कर्म, स्थित प्रज्ञ अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो इसका मतलब ये है कि भगवत गीता आपकी कंप्लीट है, ठीक है। चलिए, तो टोटल मिलाकर भगवत गीता का वीडियो भी जो आपके सामने आएगा वो लगभग 4 घंटे के आसपास का आएगा। मतलब 4 घंटे में बहुत आराम से भगवत गीता कंप्लीट हो सकती है, तो टेंशन इसका नहीं लेना है। अगली परेशानी, केस स्टडी को बेहतर कैसे करें। भाई कुछ नहीं करना, गिनती की 5 केस स्टडी का अभ्यास करना, बस 5 केस स्टडी ओनली। इसके अलावा नहीं करते विद्यार्थी। ये UPSC नहीं है, UPSC में केस स्टडी की भूमिका बहुत ज़्यादा है।
यूपीएससी में केस स्टडी की भूमिका बहुत ज़्यादा है और एमपीपीएससी में केस स्टडी के नाम पर पूछा जाता है पैसेज। केस स्टडी जैसा कुछ आता ही नहीं है। जो विद्यार्थी मेंस की तैयारी कर रहे हैं ना, उनसे मैं बात कर रहा हूँ, आप समझिए। और जो मान लीजिए फर्स्ट टाइम मेंस देने जा रहे हैं तो वो भी समझ लीजिए केस स्टडी कितनी सॉल्व करनी है आपको, 5 परीक्षा से पहले, बस 5 केस स्टडी सॉल्व कर लो, काम बन जाएगा, है ना। इसके अलावा मैं अगर फालतू का अगर और लगे आपको केस स्टडी पढ़ना है तो मैं तो ये कहूँगा, लो यूट्यूब पर वीडियो पड़ा हुआ है, पढ़ लेना। लगभग 6 से 7 घंटे का केस स्टडी का वीडियो पड़ा हुआ है। केस स्टडी फॉर एमपीपीएससी यूट्यूब पर सर्च करेंगे, सबसे ऊपर आपको वीडियो दिख जाएगा, ठीक है। उत्तर लेखन की समस्या, उत्तर लेखन में देखिए एक बात बता रहा हूँ मैं आपसे, समझिएगा। सबसे पहले टॉपिक वाइज, मेरा ऐसा मानना है, टॉपिक के अनुसार ये कोशिश करिएगा कि आप हर एक विचारक की शुरुआत और अंत, 11 मार्कर के बारे में बता रहा हूं, इन दोनों को खास तौर पर स्क्रिप्ट बनाकर तैयार रखो। एमपीपीएससी में क्वेश्चन बहुत टिपिकल नहीं आते हैं, स्क्रिप्ट बनाकर तैयार रखो। बोले कैसे? जैसे मान लीजिए उन्होंने बोला कि चारवाक दर्शन का तत्वमीमांसीय सिद्धांत समझाइए, तो स्क्रिप्ट बनाकर तैयार रखो कि चारवाक एक अनीश्वरवादी, नास्तिक तथा भौतिकवादी दर्शन है जो ईश्वर, आत्मा और पुनर्जन्म जैसे मुद्दों को खारिज करता है। शुरुआत बनाकर रखो ना भाई, ऐसा कुछ बना के रखो, क्वेश्चन कुछ भी पूछे, हमें 4 वाक में ऐसे पॉइंट्स लिखना ही लिखना है। अगर मान लीजिए 4 वाक को आपने अनीश्वरवादी, नास्तिक शिरोमणि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया तो मतलब आपने क्वेश्चन का आंसर सही से नहीं लिखा। अब बस शाब्दिक अर्थ लिखने चले जाओगे तो फिर बात ही अलग है कि इस शब्द का अर्थ ही, इस शब्द का अर्थ ही नहीं। कुछ बनाकर रखो, तैयार करके रखो। भ्रष्टाचार का क्वेश्चन आए तो बिल्कुल बनाकर रखो। शुरुआत कैसे बना करके रखें आप? ऐसे इस प्रकार से कि हाल ही में प्रकाशित हुए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की सूची में भारत का गिरता हुआ स्थान चिंता का विषय है। मतलब समझ रहे हैं, शुरुआत की जो भूमिका है, मतलब जो भूमिका है, जो शुरुआत है, उसको आप थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखें कि हम लिखते कैसे हैं। भाई टाइम कम है, आपको फॉर्मेटिंग बनानी पड़ेगी। और कुछ अंत का भी आप सोच करके रखें कि मैं चारवाक दर्शन में लिखते ही लिखता हूँ। जैसे मैंने फिक्स कर रखा है, अगर मुझे चारवाक दर्शन में लिखवाना है बच्चे का आंसर, तो ये बात तय है कि चारवाक दर्शन परलोकवाद का खंडन कर मानव के ध्यान को इसी लोक पर आकर्षित करने के लिए पूर्णतः प्रासंगिक है। अरे उसकी यूटिलिटी तो बताओ। अब चारवाक दर्शन ऐसा तो है नहीं कि आयोग ने इसलिए दी थी खाओ पियो मौज उड़ाओ। भाई क्यों, यूटिलिटी क्या है वो सोच करके रखो। उत्तर लेखन में देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं, आपको अतिरिक्त नहीं लिखना है, इस बात को ध्यान रखें। अतिरिक्त लेखन से बचें, लालच से बचें। भाई बच्चों को लालच आता है कि भाई 60 शब्दों का प्रश्न है, क्या सर हम इसको पूरा पेज करके 100 शब्द लिख दें? अरे बिल्कुल लिखो भाई, स्वागत है आपका। लेकिन ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं करना है आपको। क्यों नहीं करना है? क्योंकि भाई आप समझिए, आपके पास 180 मिनट हैं, 180 मिनट है, 3 घंटे का समय आपके पास। अब 3 घंटे में आपको शब्द कितना लिखना है? आपको 4000। 4000 को अगर 180 से डिवाइड करोगे तो मेरी मैथ्स वैसे कमजोर है, लेकिन ये मुझे रटा हुआ है, मैं क्लास में कई बार बताया बच्चों को। 1 मिनट में 20 शब्द लिखना है। 1 मिनट में 20 शब्द लिखने का मतलब समझ रहे हो? 11 मार्कर जो क्वेश्चन है उसे लिखने के लिए आपको सिर्फ 10 मिनट का समय मिलेगा। और 11 मार्कर क्वेश्चन कभी लिख कर देखिएगा। एक प्रश्न आया, शिकागो धर्म संसद में दिए गए उद्घोषण की वर्तमान प्रासंगिकता बताइए। अब क्वेश्चन आपको पढ़ना है, सांस लेना है, पेन उठाना है, पेन चलाना है, सोचना भी और लिखना भी है, और 10 मिनट में पूरा 2 पेज आपको कवर करना है। जो पहले 20 अंक मिलता था अब 11 मार्कर है, बड़ा चैलेंज है। और अगर मान के चलिएगा कि आपने अगर शुरुआत में 2 मार्कर और 7 मार्कर में टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया तो 11 मार्कर क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। एक विद्यार्थी है जो 5 में से 3 क्वेश्चन पूरे अच्छे से करके आया है, और एक विद्यार्थी जिसने 5 क्वेश्चन किए लेकिन औसत किए हैं, तो वो 5 क्वेश्चन करने वाले को नंबर ज़्यादा मिलेंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो पेपर अगर पूरा करना है तो अतिरिक्त लेखन के लालच से बचना। पूरा पेज अगर सामने खुला पड़ा है, भाई ऐसे तो भाई संक्षिप्तीकरण एक टॉपिक आता था जिसमें बच्चों को छोटा करना होता था एक पैसेज को, लेकिन बच्चे बड़ा करके आ जाते थे, कहते थे सर पूरा पेज खाली था। अरे 100 शब्दों के पैसेज को 33% में करना है
करने का तरीका दूसरा होता, लेकिन विद्यार्थी फिर भी भ्रमित हो जाते थे। तो बात समझिए उस चीज को। तो आपको लेखन में इस प्रकार से अभ्यास जरूर करना है। अब बात आती है नोट्स कैसे तैयार करें, रिवीजन कैसे करें। ध्यान दीजिएगा, नोट्स में मेरा ऐसा मानना है, शुरुआत में उस टॉपिक से अच्छी लिखी हुई कोई ना कोई लैंग्वेज आप प्रयोग करें, कोई अच्छी सी लैंग्वेज लिखें, मतलब बहुत अच्छी भाषा लिखें उसके बारे में। फिर बीच में केवल और केवल कीवर्ड बनाएं, की पॉइंट बनाएं, सिर्फ की पॉइंट लिखें, मतलब जो हेडिंग रहती है उनको विस्तार ना करें। और अंत भी कैसा करें कि जैसे ही आप आंसर की फिनिशिंग करनी चाहते हैं, मतलब अंत भी ऐसा लिखें, शुरुआत और अंत ऐसी रख बनाएं आप जैसा आप आंसर की शुरुआत और अंत में प्रयोग करते हैं। जैसे चारवाक, मैं एक और एग्जांपल दूसरा लेता हूँ। संत रविदास जो हैं, अगर उन पर आप नोट्स बना रहे हैं तो कैसे बनाएं कि शुरुआत में रविदास का कुछ ऐसा लिख दें जिससे आपको, जिसको आप आंसर में यूज कर सकें। जैसे मैं बोल दे रहा हूँ कि मध्यकाल में फैली हुई जातिगत विषमताओं को दूर करने तथा आडंबरों पर प्रहार करने का कार्य तमाम संतों ने किया, जिनमें से संत शिरोमणि रविदास का नाम महत्वपूर्ण है। अभी एक लैंग्वेज बन गई, अब मेरी आदत में आ गया, समझ रहे हैं। और लास्ट में कैसे लिख दें, रविदास के विचार न केवल तात्कालीन अपितु वर्तमान में भी पूर्णतः प्रासंगिक हैं। रविदास के विचारों को अगर लागू कर दिया जाए तो संवैधानिक उद्देश्यों जैसे आर्टिकल 17 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अस्पृश्यता का अंत संभव हो सकेगा। शुरुआत और अंत लिख लो पहले ही, क्योंकि वो नोट्स में आपको काम में आएंगे, और बीच में की पॉइंट लिख लीजिए। समझ रहे हैं, मतलब लैंग्वेज भी रट के चलिए कि क्या लिखना है, कुछ कुछ स्टैंडर्ड। अगर आपकी भाषा पर पकड़ अच्छी नहीं है तो अब देखिए, मैं उसके लिए कुछ प्रमाण भी आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, प्रमाण देख लीजिए। देखो, अगर आप प्रमाण देखेंगे तो प्रमाण भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसे ये देखिए बना हुआ है महावीर स्वामी पर, हमारी एक विद्यार्थी ने बनाया था। हैंडराइटिंग मेरी नहीं है, मैंने लिखवाया था उससे बताने के लिए, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी कमजोर है। ठीक है, देखो आप ये देखिए, है ना, आप समझ रहे होंगे। देखिए, अब ये देखिए, ये महावीर स्वामी का दर्शन है, ये ज्ञान मीमांसा, ये तत्व मीमांसा, ये नीति मीमांसा, सीधा पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है। ये देखिए चारवाक दर्शन में कितना क्लियर लिखा हुआ है। ये मूल मंत्र है, यावत जीवे सुखम जीवित ऋणम कृत्वा गतम पे भस्मीभूतस्य देह पुनरागमन करता है, साइड में लिख दे, कि बिना इसके आंसर लिखना ही नहीं है। देखो प्रमाण में सीधे सेम बना दे, अनुमान प्रमाण का खंडन किया, शब्द प्रमाण का खंडन किया, प्रत्यक्ष प्रमाण स्वीकार किया, उपमान प्रमाण खंडन किया, सीधा क्रॉस लगा के। भाई ये नोट्स आपको कौन सा मार्केट में बेचना है, आपका काम क्या, आप ऐसे नोट्स बनाएं जिनका आप रिवीजन कर सकें। ज्यादा से ज्यादा 100 पेज में पूरा एथिक्स समेट लेना है। एक पेपर के नोट्स, मतलब आप परीक्षा से एक दिन पहले जो 4 घंटे मिलेंगे, 1 घंटे में विद्यार्थी कितने पेज पढ़ सकता है 60 मिनट में। भाई आप ज्यादा 1 घंटे में आप 20 पेज पढ़ सकते हो, बस इससे ज्यादा क्या पढ़ पाओगे आप। भाई 3 मिनट तो लगेंगे एक पेज को पढ़ने में। तो आप जरा सोचिए कि 4 घंटे में कितने पेज पढ़ पाएंगे, 80 से ज्यादा पेज अगर आपका नोट्स है, 80 से ज्यादा, तो आप रिवीजन ही नहीं कर पाएंगे, और बिना रिवीजन के कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो नोट्स कैसे बनाने मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, ये बात आपको लगभग समझ में आ गई। और देख लीजिए, ये देखो, ये नोट्स अभी नया टॉपिक आया, कर्तव्य परायणता। तो मैंने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, कर्तव्य क्या है, कर्तव्य के प्रकार क्या है, कर्तव्य परायणता क्या होती है, और एक ही शब्द लिख दिया कीवर्ड। देखो मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ कर्तव्य आसक्ति। बस मैं इतने में समझ जाऊंगा, कर्तव्य के प्रति आसक्ति ही कर्तव्य परायणता है। ड्यूटी को लेकर के जो अटैचमेंट है वही ड्यूटीफुलनेस है। बस एक कीवर्ड से मैंने अपना काम बना लिया, और ये देखिए बना लिया। ये देखो इस तरीके से आपको नोट्स बनाना है। शायद बात समझ पाए होंगे मेरी। ठीक है, अब मिला जुला करके भाई क्या बातें हमेशा दिमाग में रखनी है। पहली बात तो ये कि सबसे ज्यादा जरूरी नोट्स होना चाहिए आपके क्विक रिवीजन के फॉर्मेट में। ठीक है, ऐसा मत करना कि बड़ी बड़ी किताबें ला के रख लो, जमा कर लो और वो रख ही रहे। वो सब मोह माया है, जो दिमाग में जुबान पर है वही आपका है, बाकी किसी का नहीं है। तो नोट्स प्रॉपर बना करके रखें क्यूआर के फॉर्मेट में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, इनका सॉल्यूशन बहुत जरूरी है। इनका करो सॉल्यूशन। अनाप शनाप टेस्ट सीरीज लगाने से अच्छा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करो, और फिर अपने, अगर आप मान लीजिए आप आ सकते हैं ऑफलाइन सेंटर पर, आ सकते हैं, ऑनलाइन भी चलती है। तो जो एमपीपीएससी उत्कर्ष की जो टेस्ट सीरीज है बड़ी गुणवत्तापूर्ण है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर शामिल करते हैं उसमें, क्योंकि हमें पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मानक तय होते हैं, एक स्टैंडर्ड तय होता है। विद्यार्थी
बिल्कुल कोरे कागज की तरह है। उसे जैसा दिखा देंगे वो वैसा देखेगा। मैं कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, आपको कंटेंट की हकीकत समझ में आएगी। अगर कंटेंट पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं बन रहा आपसे, तो वो कंटेंट पढ़ने का मतलब क्या है? ठीक है। तीसरी बात, सबसे पहली बात ये कि कंटेंट पर विश्वास रखो, कंटेंट पर पूरा विश्वास रखो, कंटेंट पर इतना विश्वास रखो भाई, या तो क्या करें, सबसे पहले मेरा मानना है चुनने में सावधानी बरतो। और मान लीजिए आपने अब जो कंटेंट पूरा चुन लिया कि मुझे यही पढ़ना है, उसी एक ही कंटेंट को बार बार आपको स्टडी करना है। इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखें, एक ही कंटेंट को आपको बार बार स्टडी करना है, बिल्कुल दिमाग में रखें इस बात को। ठीक है। कोशिश करनी है कि शब्द सीमा का पालन करना उत्तर में। अगर आपको लगता है कि आप बहुत पारंगत हैं, आपको लगता है कि आप 180 मिनट में आपको लगता है कि आप 4000 शब्द आसानी से कर लेते हैं, आप 5000 कर सकते हैं, तो अतिरिक्त पर जाना, अदरवाइज मत जाना। जितनी डिमांड उतनी सप्लाई, ये बातें बिल्कुल ध्यान में रखिए। और अगर मैं बोलूँ और किन चीज़ों पर ध्यान में रखना, तो मैं अभी भी कहूँगा आपसे कि जो उत्कर्ष का यूट्यूब चैनल MPPS उत्कर्ष का है ना, इस पर अपनी नज़रें जमा के रखना, और साथ साथ में जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर नज़रें जमा के रखना। मुख्य परीक्षा के हिसाब से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और इसके अलावा भी आपको किसी प्रकार की परेशानी आती है तो आप उत्कर्ष के सेंटर पर विजिट करके और अपनी परेशानियों का समाधान कर सकते हैं। मेरे मन में एक बात थी कि मैं विद्यार्थियों तक एक संदेशा अपने उत्कर्ष परिवार की ओर से आप तक पहुंचाऊं। जो जिम्मेदारी को मैंने निभाया, शेष आपकी इच्छा है। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, आपका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ है, आप अपना निर्णय नहीं लिखने स्वतंत्र हैं। बाकी जो हमें लगता था आपके लिए वो मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपकी मुख्य परीक्षा अच्छी रहेगी, तैयारी बेहतर करोगे, सिलेक्शन लोगे। धन्यवाद।